हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग चेकमेट। एनसीईआरटी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम क्लास 7th चैप्टर 4 एयर का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। इससे पहले हम कंपोजिशन ऑफ एयर और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप एनसीईआरटी क्लास 7th चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज एयर प्रेशर स्टार्ट करते हैं। अगर देखो एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर क्या है, हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में कि जो हमारी अर्थ है तो दैट इज सराउंडेड विद द ब्लैंकेट ऑफ एयर। मतलब पूरी तरीके से पूरा चारों तरफ से वो किससे, एयर से घिरी हुई है। अब उस एयर का जो वेट है, उस वेट को जो वेट है वो क्या कर रहा है, वो अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। सिंपल सा है, देखो एयर के अंदर वेट तो होता है, ये हमें ऐसे भी पता है कि हम अगर दो फुटबॉल लें बच्चों की, ठीक है, एक फुटबॉल के अंदर एयर है, एक के अंदर एयर नहीं है, तो ऑब्वियसली जिसमें एयर है उसमें वेट होगा, है ना। तो यही जब अगर पूरे चारों तरफ से एयर ही एयर है अर्थ के, तो वो एयर कुछ वेट भी तो होगा ना उस एयर का, और वही जो वेट, वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है अर्थ के सरफेस पे, वो क्या है, वो एयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर। अब अगर ये एयर प्रेशर, अगर हम इस एयर प्रेशर की बात करें तो अगर ये एयर प्रेशर पूरे अर्थ के सरफेस पर है तो फिर ये हमें क्यों नहीं फील हो रहा, मतलब हमारी बॉडी को भी फील होना चाहिए क्योंकि हम भी तो अर्थ के सरफेस पर ही रह रहे हैं। तो ये हमें इसलिए नहीं फील होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी मतलब एक काउंटर प्रेशर भी है। कैसे? क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर भी लिक्विड्स फ्लो हो रहे हैं, एयर फ्लो हो रही है क्योंकि हम एयर ले रहे हैं। तो काउंटर प्रेशर की वजह से ये क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। बैलेंस होने की वजह से ये एयर प्रेशर हमें फील नहीं होता। और ये एयर प्रेशर है देखो हमें उस कंडीशन में फील होता है जैसे कि आप प्लेन में बैठते हो, मतलब बहुत सारे लोगों को उस समय कान में ना कुछ सेंसेशन सी फील होती है, ठीक है, जब टेक ऑफ होता है या जब लैंड होता है। तो अब आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि देखो सी लेवल पे जब प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है, और जैसे 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 हम हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब हर 10 मीटर पे 1 मिलीबार प्रेशर कम होता जाएगा। तो क्योंकि जब हम वहाँ मतलब ऊपर होते हैं, प्लेन में होते हैं और हम मतलब नीचे लैंड करते हैं या फिर हम टेक ऑफ करते हैं, उस समय ये प्रेशर हमें इसीलिए फील होता है क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या है, कम है कंपेरेटिवली जो हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब वहां पर कम है और क्योंकि काउंटर प्रेशर तो वैसे ही वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में, तो वो जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से वो हमें कानों में सेंसेशन फील होती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड के एयर प्रेशर तो यहाँ पर है, बट ड्यू टू काउंटर प्रेशर ऑफ अवर बॉडी हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज बॉडी पर चारों तरफ से बहुत प्रेशर है, बट काउंटर प्रेशर की वजह से उस प्रेशर को हम फील नहीं कर पाते, जो कि हम थोड़ा बहुत फील कर पाते हैं कहाँ, जब हम होते हैं एयरप्लेन में, या कभी कभी हम हाइट पर होंगे ना, अगर बहुत सपोज दैट देखो जैसे अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप देखोगे कुछ लोगों को वहां पर भी ये वाली जो थोड़ी सी दिक्कत है ये फील होगी क्योंकि वहां पर भी प्रेशर क्या है, कम है। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो केदारनाथ की जैसे हाइट है 3500 कुछ मीटर, ठीक है। तो 3500 कुछ मीटर की हाइट पे, और अगर मैं जैसे अभी एट प्रेजेंट बात करूं कि सपोज दैट हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली का जो एल्टीट्यूड है वो कुछ 250 मीटर के करीब है। तो आप देख देख सकते हो दोनों के एल्टीट्यूड में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ के प्रेशर और वहां के प्रेशर में भी वैसे ही फिर डिफरेंस होगा क्योंकि हर 10 मीटर पे प्रेशर क्या है, 1 मिलीबार कम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली तो प्रेशर में डिफरेंस आता ही है, मतलब इससे एक चीज तुम्हारी क्लियर हुई कि वर्टिकली डिफरेंस आता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और देखो ये तो सिंपल सी भी चीज है कि भाई एक चीज जो है ड्यू टू ग्रेविटी, समझ लो ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के सरफेस के पास है वो वहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो एयर क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी। तभी जो हम एक्सोस्फीयर पढ़ के आए हैं ना, जो टॉप लेयर ऑफ द एटमोस्फियर है, वहां तो एकदम थिन लेयर है, बिल्कुल मतलब है ही नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस है। तो इसीलिए वो, अगर हम बात करें कहां पर, सी लेवल पर, सी लेवल पर क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है, एयर प्रेशर। और यही क्या होता है, डिक्रीज होता है हाइट के साथ। और हाइट के साथ कितना डिक्रीज होता है, जैसे बताया 10 मीटर पर 1 मिलीबार कम हो जाता है। अब क्या वर्टिकली ही हम कहीं एयर प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, मतलब वर्टिकली तो हमने पढ़ लिया कि भाई जितना हम सी लेवल पे मैक्सिमम है, अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पे 1013 मिलीबार होता है ऑन एन एवरेज, और फिर ये डिक्रीज होता जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। तो क्या हॉरिजॉन्टली सेम होता है? नहीं, हॉरिजॉन्टली भी सेम नहीं होता। अब ये हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कौन अफेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, उसको इन्फ्लुएंस होता है वो किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, सिंपल है कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, या ऐसे कह लो टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे समर में होता है ना टेम्परेचर ज्यादा, अभी 40 45 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर था, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर उस समय क्या होगा, लो होगा। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही फिर उल्टा आ जाओ विंटर में, विंटर में जब टेम्परेचर कम होता है ना, 4 5 8 10 डिग्री तक जब टेम्परेचर कम है तो उस समय प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, इन्फ्लुएंस करता है प्रेशर को। ठीक है, तो अब इस चीज से यानी ये चीज क्लियर हो गई। अभी हम जैसे कि बोले हम इंसोलेशन में ये पढ़ के आए हैं कि इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है ना, जो सूर्य का मतलब ताप है वो वहां पे सबसे ज्यादा मिल रहा होता है, तो यानी कि टेम्परेचर भी वही होगा इक्वेटर पर सबसे ज्यादा। और जब इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब लेकिन देखो इसमें एक चीज ये भी है कि मतलब एक हम कहें एक जनरल फॉर्मूला यही है कि इनवर्स
प्रपोर्शन होता है, किसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, कौन, टेम्परेचर और एयर प्रेशर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। बट कभी कभी ऐसे वो जैसे होता है ना कि इन केस कुछ हमारे वो भी होते हैं ना अपवाद, एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वो क्या है, जैसे कि भाई देखो अगर हम बात करें टेम्परेचर, जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, मतलब ये हाइट पर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एम आई करेक्ट? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होता है, और वहाँ एयर प्रेशर भी लो होता है। सो इस केस में हम कहेंगे वो वर्क नहीं करता है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और एयर प्रेशर भी क्या हो रहा है, वो एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन सम केसेस एक्सेप्शंस आर देयर। अब अगर हम बात करें क्या, देखो जब भी लो प्रेशर एरिया होगा, लो प्रेशर एरिया हमने बात करी ली, लो प्रेशर एरिया होगा अगर वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, है ना, यही बात करी। अब लो प्रेशर एरिया को हमेशा एसोसिएट करना है किसके साथ, क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, देखो इक्वेटर रीजन की अगर बात करें ना, इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे हमने पढ़ा अभी टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, और आप इसलिए देखते हो हमेशा इक्वेटर पे डेली ही वहां पर बारिश आती है। वहां पे डेली मान के चलो दोपहर में बारिश आने लगती है, क्योंकि वो जो सुबह से लेकर दोपहर तक इवेपोरेशन होती है, और उसके बाद वहां पे 2-3 बजे के आसपास डेली बारिश आती है। तो जो लो प्रेशर जो एरिया होते हैं ना, वो एसोसिएट होते हैं किसके साथ, क्लाउडी स्काईज और वेट वेदर, वहां पर वेट वेदर भी होता है, बारिश आती है, ठीक है। अब यही हम बात करें जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, जैसे कि हम विंटर की बात करें, टेम्परेचर लो होगा तो एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, कोल्ड चीजें सिंक होती है ना, नीचे की तरफ बैठेगी। अब नीचे की तरफ बैठेगी तो यानी कि वहां उस समय जो हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। टेम्परेचर लोअर एंड प्रेशर इज हाई। अब हाई प्रेशर को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, क्लियर एंड सनी स्काईज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये ही ऐसे आ जाएंगी, मतलब सिर्फ दो स्टेटमेंट में कि लो प्रेशर किसके साथ एसोसिएट करोगे आप, हाई प्रेशर को किसके साथ एसोसिएट करोगे, हाई प्रेशर एसोसिएट होगा मतलब जब भी हाई प्रेशर होगा ना जिस जगह पे, वहां पे एकदम सनी स्काई होगा, क्लियर होगा स्काई, ठीक है। और एक मंत्रा, हमेशा जो एयर है, सॉरी एयर नहीं, विंड, क्योंकि एयर तो क्या है, एयर जिसमें मूवमेंट नहीं होती, और विंड जिसमें की मूवमेंट होती है, अभी बात करते हैं विंड की भी। तो जो हम बात करें अगर एयर की, तो एयर क्या होती है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। एयर हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी, और जब वो एक डेफिनेट, मतलब वो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, विंड। यानी जब तक वो ऐसे ही सराउंडेड है, दैट इज एयर। बट जब उसमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है, वाई, क्यों, क्योंकि हमेशा वो हाई प्रेशर से किधर की तरफ चलती है, लो प्रेशर, यानी जब दो एरिया के प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा हाई प्रेशर होगा एक जगह और एक जगह लो प्रेशर होगा, तो एयर हमेशा मूव करेगी किधर से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड दैट कंडीशन एयर क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। तो नाउ क्लियर कि एयर और विंड में भी क्या अंतर है। अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे मून की भी, डू यू नो, जैसे मून पर क्या है, मून पर एयर ही नहीं है। अब एयर नहीं है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी नहीं होगा, है ना, एयर प्रेशर भी नहीं होगा। अब क्योंकि एयर प्रेशर नहीं होगा तो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, वो एक स्पेशल, हम बात करें स्पेस सूट पहन के जाते हैं। अब वो स्पेस सूट क्यों पहनते हैं, क्योंकि अभी हमने देखो बात करी थी, वो स्पेस सूट इसलिए पहन के जाते हैं क्योंकि वो स्पेस सूट जो होता है फिल्ड होता है एयर से, ताकि हमारी बॉडी पे क्या हो सके, एयर प्रेशर चारों तरफ से वर्क कर सके। क्यों, क्योंकि वहां पर मून पर एयर नहीं है ना, एयर नहीं है तो प्रेशर नहीं है। अब अगर हम ऐसे नॉर्मली वहां पे चले जाएंगे विदाउट जो स्पेस सूट है, तो क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हमारी बॉडी में क्या है, काउंटर प्रेशर वर्क कर रहा है। अगर हम वहां पर बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो जो हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है ना, उससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, है ना, क्योंकि मैंने बोला ना बैलेंस हो रहा है, क्योंकि बाहर का एयर प्रेशर इज इक्वल टू अवर जो काउंटर प्रेशर है एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी। तो अब इस सिचुएशन में इसीलिए जब मून पे एयर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि वहां एयर नहीं है, तो वहां पर हमें क्या पहन के जाना होता है, स्पेस सूट पहन के जाना होता है। अदरवाइज क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा मून पर ग्रेविटी भी क्या है, अर्थ से कम है, पता है ये चीज, मेंशन कर लो। मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की। यानी सपोज दैट अगर अर्थ पे आपका वेट 36 kg है, तो मून पे जाके 6 किलो हो जाने वाला है, मतलब डाइटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है ठीक है। सो नाउ कम टू विंड। विंड की हमने बात कर ली, जो मूवमेंट ऑफ एयर है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, क्योंकि जो चारों तरफ ऐसे ही सराउंडेड है दैट इज तो एयर, और जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है तो वो विंड है। अच्छा विंड का अगर हम बात करें, उसकी जहां से डायरेक्शन होती है, जहां से वो ब्लो कर रही है, सपोज दैट वो वेस्ट से ब्लो कर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं उस कंडीशन में, वेस्टर्ली। अगर वो ईस्ट से ब्लो कर रही है, ईस्ट से उसका ओरिजिन हुआ है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कम टू, अब हम कहां पर आते हैं, अब हम आते हैं ये विंड के टाइप्स, ठीक है। अब जैसे ये तो हमने पढ़ लिया कि विंड क्या होती है, अब विंड के कुछ टाइप्स भी होते हैं। विंड के हम उसको मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड द थर्ड इज लोकल विंड्स। अब ये क्या है भाई, देखो सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स मतलब यानी कि ये थ्रू आउट द ईयर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं, थ्रू आउट द ईयर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करती रहती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे हैं वेस्टर्लीज, ठीक है, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ये हमारे क्या है, ये परमानेंट विंड्स के एग्जांपल है। जैसे हमें देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी ट्रेड विंड्स है,
जो हमारी इक्वेटर की तरफ ये ब्लो कर रही है ना, ये क्या है, हमारी ट्रेड विंड्स हैं। इसी तरीके से ये क्या है, ये वेस्टर्लीज हैं, और ये ईस्टर्लीज हैं जो पोलर एरिया से आती है। ठीक है, ये हमारी परमानेंट विंड्स हैं जो इसके ऊपर यहाँ पर दिखाई हुई है। मेजर प्रेशर बेल्ट्स की भी बात करेंगे। सीजनल विंड की बात करें, नाम से पता चल रहा है, यानी ये पर्टिकुलर सीजन में ही ब्लो करती होंगी। यस, जैसे एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। देखो अभी इंडिया में इस समय मानसून चल रहा है। अब ये मानसून क्या है एक्चुअली, मानसून यही तो है कि एक मतलब पर्टिकुलर सीजन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में कुछ विंड ब्लो करती हैं, और वो डेफिनेट डायरेक्शन क्या है इनकी, जैसे कि इस सीजन में ये ब्लो करती है किधर, समुंदर से लैंड की तरफ। ठीक है, यानी कि वाटर से लैंड की तरफ ये इस सीजन में ब्लो करती है, और यही जब रिवर्सल होगा मानसून का, तो ये वापस से लैंड से किधर करेंगी, वाटर की तरफ, है ना। तो यानी पर्टिकुलर पर्टिकुलर सीजन में ये क्या कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मॉनसून विंड्स, ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है किसका, सीजनल विंड्स का। यानी दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। अब अगर हम यही बात करें थर्ड विंड, लोकल विंड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लोकल विंड मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड में ना वो होके, जैसे हमने परमानेंट विंड की बात करी, तो परमानेंट विंड क्या था, पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट द ईयर एक डेफिनेट डायरेक्शन में ब्लो करेंगी। सीजनल विंड की बात करें, पर्टिकुलर सीजन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में ब्लो करेंगी, एग्जाम्पल इज मानसून। और लोकल विंड की बात करें तो पर्टिकुलर एक एरिया में, और एक एरिया में भी हम बात करें तो एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसी में पर्टिकुलर, यानी थ्रू आउट द ईयर ब्लो नहीं करेंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्लो करेंगी, या पीरियड ऑफ द डे, या पीरियड ऑफ द ईयर, मतलब कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में और एक छोटे एरिया में, नॉट द होल वर्ल्ड। तो जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल है लू। देखो आपको तो ये लगेगा नहीं नहीं, लू तो भाई हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े, बट इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में करती है ना। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक छोटा सा हम कहीं पार्ट हुआ है ना, तो एक स्मॉल एरिया में और कुछ पीरियड ऑफ द हम ईयर कहें तो उसमें एक डायरेक्शन में ये बहती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। एग्जाम्पल है लू। या हम एग्जाम्पल मिस्ट्रल भी ले सकते हैं, जैसे यूरोप में फ्रांस है एक कंट्री, तो फ्रांस में मिस्ट्रल जो है वो क्या है, एक कोल्ड विंड है, लोकल ही विंड है, और वो कहाँ से, एल्प से ओरिजिनेट होती है और फ्रांस, साउथ फ्रांस की तरफ ब्लो करती है। तो इस तरीके की ये कुछ ऐसी चिनूक है, चिनूक अमेरिका में ब्लो करती है। वो क्या है, वो एक मतलब गर्म हवा है, जैसे हमारी लू है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है लोकल विंड्स के, यानी मेजरली हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें, तो देखो जैसे हमने अभी बात करी थी ना, हॉरिजॉन्टली भी पूरी अर्थ पे एक जैसा नहीं है प्रेशर, मतलब कहीं पर हवा बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका वेट वहां ज्यादा होगा, तो वहां ज्यादा प्रेशर होगा। अब कहीं पर जो हवा है वो कम होगी, तो वहां पर उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ये हवा कम ज्यादा क्या होगी, कि कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। देखो अब क्या है कि ये यानी सब जगह पे एक जैसा एयर प्रेशर नहीं है, तो इसी वजह से अलग अलग इसके क्या है, अलग अलग कुछ कुछ जगहों पे जो एक जैसे प्रेशर वाली हम कहें एक वो बन जाती है, तो उसको हम प्रेशर बेल्ट्स बोल देते हैं। जैसे सपोज दैट हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड को हमने क्या है, पूरे वर्ल्ड को हमने 7 प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कुछ कुछ जैसे कि एक जैसा प्रेशर यहाँ पर मिल रहा है लो प्रेशर, तो इसको हमने एक प्रेशर बेल्ट बना दिया। फिर यहाँ एक जैसा प्रेशर मिल रहा है यहाँ हाई प्रेशर, तो इसको हमने एक बेल्ट बना दिया। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को या पूरे ग्लोब को कहें, पूरे मतलब यहाँ तो ऐसे हम ग्लोब की बात करेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड को हमने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को हमने 7 प्रेशर बेल्ट में डिवाइड करा है। अब ये 7 प्रेशर बेल्ट कौन सी है, देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 है ये, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसे ही 3 उन्हीं सेम लैटिट्यूड्स पर नॉर्थ में, ये इधर 3 है, 1 2 3 6 हो गई, और एक हमारी इक्वेटर वाली है, इक्वेटर जो रीजन में है, तो ये कुल मिला के 7 है। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट है। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्यों है, यहाँ पर लो प्रेशर इसलिए, अभी हमने पढ़ा ना, प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से। अब क्योंकि देखो इक्वेटर पे तो क्या होता है, सूरज की जो मतलब किरणें हैं वो पूरा साल सीधी पड़ती है। अब यहाँ सीधी पड़ेंगी तो टेम्परेचर यहाँ ज्यादा ही रहने वाला है, यहाँ टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो पढ़ के आए ना हम अभी। तो यहाँ इसीलिए ये जो 0 डिग्री से हम कहें 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन पाया जाता है, या फिर हम कहें इसे ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ITCZ। तो ये क्या है, लो प्रेशर जोन है। अब ये डोल्ड्रम क्या है, डोल्ड्रम की बात करें, डोल्ड्रम बोलते हैं शांत, एकदम बिल्कुल शांत वाला जो क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, हम डोल्ड्रम की बात करें तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इस वाले एरिया को हम डोल्ड्रम बोलते हैं। ये डोल्ड्रम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जब प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है। कैसे, क्योंकि हमने बात करी ना अभी, सूरज की किरणें पूरा साल सीधी पड़ रही है। अब सूरज की किरणें पूरा साल सीधी पड़ रही है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा क्या हो रही है, एकदम से गर्म हो रही है, और गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठे जा रही है। अब जब ऊपर उठ रही है तो यहाँ तो एकदम हवा होगी ही नहीं ना, सोचो यहाँ तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब यहाँ हवा ही नहीं है, एकदम शांत है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोल ड्रम्स।
क्लियर हुई ये वाली चीज? यहाँ पर क्यों है लो प्रेशर? अब देखो यही हम बात करें, ये आ जाता है फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 से 35 डिग्री के बीच में, 30 से 35 डिग्री। यहाँ पे हमने देखो दो चीज करी थी, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। क्या है? ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, ITCZ भी हम इसे बोलते हैं। ITCZ की हम बात करें तो ये देखो खिसकता है, परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। समर में जैसे अगर यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सीधी पड़ेंगी तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकेगा, ऐसे ही जब इधर पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे तो ये थोड़ा इधर की तरफ खिसकेगा, तो ये खिसकता रहता है। डोल्ड्रम की हमने बात करी तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 5 डिग्री साउथ। डोल्ड्रम क्यों है? क्योंकि एकदम शांत है, क्योंकि हवा गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है, तो हवा तो यहाँ बची ही नहीं ना। तो जब हवा ही नहीं बचेगी तो एकदम शांत वाला क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे अगर हम आए, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? तो 30 से 35 डिग्री में यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन इसलिए बनता है क्योंकि देखो यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठी, इस एरिया से भी ऊपर उठी ना, हमने बात करी, जब इस एरिया से ऊपर उठी तो जब एक सर्टेन हाइट के बाद, जब मतलब वो ट्रोपोस्फेयर पे ऊपर पहुंच जाएंगी लेयर में, तो एक हाइट के बाद क्या होंगी? वो ठंडी होंगी तो फिर वो नीचे गिरेंगी ना। जब वो नीचे गिरेंगी वापस से, तो वो यहाँ जैसे मतलब वो इस तरीके से उठ रही है, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमारी अर्थ है तो इस तरीके से उठ रही है, तो यहाँ वापस से नीचे गिरेंगी। तो वो क्या होता है, जब यहाँ से ऊपर उठती है तो ऐसे कुछ इधर गिर जाती है और कुछ इधर गिर जाती है, ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे इधर गिरी कुछ इधर गिरी। तो ये इधर गिरती है, अब यहाँ पे पहले से भी तो हवा होगी, देखो इस वाली जैसे पूरी अर्थ चारों तरफ से तो वायु से घिरी हुई है, अब यहाँ पहले की भी अपनी हवा होगी और यहाँ से भी गिर गई फिर हवा, तो यहाँ क्या हो गया? हाई प्रेशर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इस 30 से 35 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है हमारी। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो देखो जोग्राफर्स ने बाद में फाइंड आउट किया, लेकिन जब पहले ये चीज नहीं पता थी तो क्या था, जैसे पुराने जमाने में जो मतलब जो जहाज लेके जाते थे ना पानी वाले, या वो जो नाव होती थी, वो जो कपड़ा लगा होता था ना जिन नाव पे, वो अलिफ लैला में अगर तुमने देखा होगा तो ऐसे एक सीरियल आता था पुराना, मेरा बहुत फेवरेट था। तो उसमें क्या होता था, वो कपड़ा लगा होता था, इतने मतलब हम कहें तो स्ट्रॉन्ग वाले इंजन नहीं होते थे। तो यहाँ जब हाई प्रेशर है तो सोचो हवा ने तो फिर बवंडर मचा रखा होगा ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो समुंदर है वो शांत तो नहीं होगा। तो क्या होता था, वो उनको यहाँ पे चलाना मुश्किल हो जाता था, जो उनकी अपनी नाव है। तो जब उनकी नाव चलानी मुश्किल हो जाती थी, जैसे पहले व्यापार होता था तो जानवरों का भी होता था और इन्हीं के थ्रू लेके जाते थे नाव वगैरह के थ्रू। तो उन्होंने क्या करा, जब उनकी नाव में बहुत सारे घोड़े थे और उनको नाव मतलब चलाना इस वाले जोन में मुश्किल हो गया, भाई जान तो बचानी थी, तो उन्होंने क्या सोचा, इसके वेट को कम करा जाए। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, घोड़ों को नीचे समुद्र में डालना शुरू कर दिया। और समहाउ क्यों? क्योंकि भाई वो 30 से 35 डिग्री ऐसा कैसी तरीके से उन्होंने क्रॉस करा तो वो नॉर्मल हो गया। तो उनको यही लगा कि घोड़े डालने से क्या हुआ, आज तो जान बच गई। तो इसीलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, 30 से 35 डिग्री। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी हाई प्रेशर जोन। अब ये 30 से 35 नॉर्थ में भी है और वही 30 से 35 हमारी साउथ में भी, क्योंकि यहाँ से ऐसी हवाएं यहाँ पर भी गिर रही हैं। तो हमारी 3 बेल्ट्स हमें समझ में आ गई। अब ये सब पोलर जो लो प्रेशर है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले अब हम देखो ये भी देख लेते हैं हाई प्रेशर। हम हाई प्रेशर की बात करें तो यहाँ हाई प्रेशर क्यों होगा, अब ये सबको पता है, ये अभी भी मैंने बताया, जहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। और क्योंकि देखो पोलर वाला एरिया है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ, हम यानी नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं और यहाँ हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो सोच सकते हो कितना लो टेम्परेचर होगा। अगर इतनी ठंड होगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ दोनों तरफ क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, ये समझ में आ गया। अब क्योंकि हाई प्रेशर से हवाएं किधर चलती हैं, अभी पढ़ के आए, हाई प्रेशर से किधर चलती है, लो प्रेशर की तरफ। तो देखो इधर भी हाई प्रेशर था, इधर भी हाई प्रेशर था। अब हाई प्रेशर से तो हवाएं उठेंगी ना, अब हाई प्रेशर से हवाएं उठी, यहाँ से इधर चली, यहाँ से इधर चली। अब ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इधर ही क्यों चली। कोरियोलिस फोर्स में अभी नहीं पढ़ा होगा, कोरियोलिस फोर्स पढ़ाऊंगी वो भी। कोरियोलिस फोर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो अपने राइट में मुड़ती हैं, ठीक है, और ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ती हैं, अपने लेफ्ट में मुड़ती हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि यहाँ से क्या है, अपने राइट में मुड़ रही है ऐसे, इधर से क्योंकि हम देखेंगे तो ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, तो ये भी ऐसे अपने राइट में मुड़ रही है। तो ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, तो ये क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसीलिए जब ये यहाँ कन्वर्ज हुई ना, तो यहाँ कन्वर्ज होके क्या हुआ, आपस में टकरा रही है तो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लो प्रेशर जोन बन गया। यानी दोनों लो प्रेशर जोन में हम कहें तो देखो डिफरेंस है। अब यहाँ जो लो प्रेशर जोन बना था इक्वेटर पे, वो बना था टेम्परेचर की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या था, हाई था, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थी, ये इसीलिए लो प्रेशर जोन बना। लेकिन ये जो लो प्रेशर जोन बना है, ये किस लिए बना है, क्योंकि एयर क्या है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ना। देखो यहाँ से आ रही है, सब ट्रॉपिकल से आ रही है और फिर इधर पोलर से आ रही है, ठीक है। ये ईस्टर्लीज आ रही है, इधर से वेस्टर्लीज आ रही है, मर्ज हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और फिर ऊपर उठ रही है, टकरा रही है, ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, सब पोलर लो प्रेशर। और क्योंकि देखो इसको क्या है, फ्रंटल जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जो आ रही है ये ठंडी है और यहाँ से जो आ रही है कंपेरेटिवली गर्म है ना। तो यहाँ पे इसलिए अच्छा खासा फ्रंटल वाला जोन जो है वो भी क्रिएट होता है। सो क्लियर है अब ये चीज। 7 जो बेल्ट्स हैं वो समझ में आई हमारी। एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी, फिर यहाँ पे सब पोलर पे दोनों, ये 30 से 35 डिग्री पे हाई प्रेशर था, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं हम इसको। और फिर सब पोलर की बात करें तो फिर यहाँ पर फिर से अगेन लो प्रेशर था। वो लो प्रेशर किस वजह से था, कन्वर्जेंस ऑफ एयर की वजह से था, क्योंकि जो हाई प्रेशर हम कहे पोलर हाई प्रेशर से और सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो कन्वर्ज हो रही है एयर, ठीक है। नाउ वी कम टू साइक्लोन। एक जस्ट हम थोड़ा सा एक वो लेंगे क्योंकि 11th क्लास में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो साइक्लोन होता है मेनली क्या होता है, देखो साइक्लोन के सेंटर में एक तरीके से लो प्रेशर जोन होता है।
जो साइक्लोन होता है उसके प्रेशर मतलब सेंटर में लो प्रेशर जोन होता है, इसीलिए हम पढ़ चुके हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एकदम हवाएं भागती हैं। और यहाँ साइक्लोन के सेंटर की अगर हम बात करें तो जैसे एक सेंटर है उसमें इतना लो प्रेशर होता है कि चारों तरफ से जो हवाएं है ना वो एकदम रश करती हैं, और रश करती हैं इस तरीके से कि ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, इतना स्पीडली रश करती हैं, तो वो साइक्लोन बन जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे क्लास 11th में, ठीक है। नाउ वी कम टू मॉइस्चर, ठीक है। अभी मॉइस्चर क्या है भाई, देखो सिंपल सा है, ऐसे समझ लो। आजकल बिस्किट का डब्बा भी खोल रहे हो ना आप मानसून में, तो बिस्किट अगर आपने खुला छोड़ दिया है तो आप देखोगे ओह मॉइस्चर आ गया इसमें, तो है ना, एक दो दिन के बाद उसे खाओगे तो बोलोगे मॉइस्चर आ गया। मतलब सिंपल सा है, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, है ना। आपने चिप्स का पैकेट खोला, अब उसमें आपने खाया तो यानी उसमें अगर थोड़ा सा भी आपको लगा कि ये तो क्या है, इसमें कुछ कुछ लिक्विड सा कंटेन आ रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मॉइस्चर, है ना। अब यही मॉइस्चर अगर एयर में हो, यही मॉइस्चर अगर एयर में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे कि आजकल नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है इस समय पे, जब हम बात करते हैं जुलाई अगस्त की, तो इस समय ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एयर में यानी कि मॉइस्चर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर हाई है। जब टेम्परेचर हाई होता है हवा गर्म होती है, ठीक है। जैसे जैसे हवा गर्म होगी, मतलब एयर क्या होगी, अगर गर्म होगी तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, टू होल्ड वाटर। उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, वाटर को मतलब वाटर वेपर को इंक्रीज मतलब वाटर वेपर को होल्ड करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जैसे जैसे क्या होती है, हवा गर्म होती है, ठंडी हवा की कैपेसिटी क्या होती है, घटती है। तो इसीलिए क्योंकि इस मौसम में क्या है, वो पहले ही हवा जो है गर्म है और उसने इतना अपने अंदर जो है वाटर वेपर को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया कि वो बहुत ज्यादा क्या होती है, ह्यूमिड होती है। और इसीलिए एयर में जो ह्यूमिड मतलब वो एयर जो है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि जो कपड़े हैं इस समय पे, वो कपड़े भी क्या होते हैं, सूखने में टाइम लेते हैं, क्योंकि हवा पहले ही उसके अंदर इतना ज्यादा वो क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, है ना। तभी आप देखते हो हमें स्वेटिंग भी होती है, ऐसा नहीं हमें स्वेटिंग समर में नहीं होती है, बट उस समय वो स्वेटिंग सूख जाती है जल्दी से, क्योंकि हवा क्या है, ऑलरेडी ड्राई है दैट टाइम, अगर हम बात करें जून की। बट यही अगर हम बात करें मतलब स्टार्टिंग ऑफ जून में जैसे कि ड्राई एयर होती है, और यही हम बात करें अगस्त की, तो इस समय क्या है, ऑलरेडी वाटर वेपर है उसके अंदर, एयर के अंदर, तो वो टाइम लेती है। जो हमारी बॉडी भी है उससे भी स्वेटिंग नहीं ड्राई होती है, और ऐसे कपड़े भी इस समय ड्राई होने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। अब वाटर वेपर सिंपल सा है, ये हम वाटर वेपर की भी बात करें तो क्या है, वाटर वेपर राइज होता है, स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा एक हाइट के बाद क्या होगा, एक हाइट के बाद कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी, हवा क्या होगी, एक हाइट के बाद फिर कूल होना शुरू हो जाएगी, कंडेंस होगी। अब जब ये कंडेंस क्या होता है, मतलब वो जो वाटर था, वाटर हम कहें वेपर के रूप में था, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। गर्मी बढ़ी तो इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ तो वाटर वेपर को लेके हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक सर्टेन हाइट के बाद क्या होएगा, टेम्परेचर डाउन होएगा, ठंडी होएगी तो वहां पे कंडेंस होएगी, मतलब वो जो वेपर है वो किस में बदल जाएंगी, ड्रॉप्स में बदल जाएंगी। और यही जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, जब ये मासेस में कलेक्ट हो जाती है, इनको हम बोलते हैं क्लाउड्स। अब एक सर्टेन टाइम के बाद तो क्या होएगा कि जब कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो ये क्लाउड्स क्या होगा, मतलब वहां पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब होल्ड वो एक लिमिट के बाद वो उतना होल्ड नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अब ये भाई प्रेसिपिटेशन क्या वाला है, ये प्रेसिपिटेशन क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट है कंडेंसेशन का। देखो कंडेंस हुई, वहां पे हमने पढ़ा ना, इवेपोरेशन हुआ और उसके बाद जब वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया, हमने उसको कंडेंसेशन बोला। अब ये जो कंडेंसेशन का कोई भी प्रोडक्ट है, एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन का कोई भी प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट यही तो है, ओला, ठीक है। सपोज दैट हेल्स, मतलब यानी ओले गिर रहे हैं नीचे, तो ये भी क्या है, ये प्रोडक्ट है एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन का। स्नो है, ठीक है, स्नो हो रही है तो ये भी क्या है, ये भी तो प्रोडक्ट है किसका, एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन का। या फिर क्या हो रहा है, स्लीट हो रही है, यानी बारिश भी हो रही है साथ में और ओले भी पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीट, है ना। या फिर ओनली लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अगर कंडेंसेशन मतलब प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो हमें क्या बोलते हैं, व्हेन प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। So now clear what is precipitation? Precipitation is any product of atmospheric condensation. Okay, rain is one of them. When atmospheric हम कहेंगे condensation comes down to the earth in liquid form. So that is called rain. अब ये रेन के भी भाई 3 टाइप्स होते हैं। आपको तो लग रहा होगा हमें तो रेन से मतलब है ना? नहीं नहीं, ज्योग्राफी में तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी एक्चुअली ना, जब बादलों के नाम भी आपको पता चलते हैं ना, अच्छा ये वाले बादल बरस के जाएंगे, तो फिर आप ये वाले गाने नहीं गाओगे कि काले मेघा पानी तो बरसाओ। आपको पता होगा ये क्यूमुलोनिम्बस है कि निम्बोस्ट्रेटस है, यही वाले बादल बारिश बरसाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम बात करें रेन की, तो हम मेनली जो रेन है उसको 3 टाइप्स में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सो रेनफॉल के क्या है, 3 टाइप्स हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। सो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे ज़्यादा, सो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें, तीनों यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो सिंपल है, जब टेम्परेचर होगा ज़्यादा, ठीक है, तो हवा गर्म होगी और अपने साथ जो है वो मॉइस्ट को लेके क्या होगी, ऊपर उठेगी और फिर एक सर्टेन हाइट के बाद क्या हो जाएगी, वो ठंडी होगी, कंडेंस होगी, बादल बनेगा और बारिश होगी।
ठीक है। और ये वाली बारिश कहाँ पर होती है ज़्यादातर, हम देखते हैं इक्वेटर वाले रीजन में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा होता है, डेली वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, हिंदी में शायद संवहनीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पर, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, देखो आपको भी फिगर देख के पता चल रहा होगा, पहाड़ों पर, ठीक है। पहाड़ों पर आप देखोगे ना, अगर जाओगे तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर भी ना दोपहर में बारिश होती ही रहती है, मतलब बहुत बारिश होती है, बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर बारिश होती है। क्यों होती है? जैसे वैली है, घाटी है ना, अब घाटी में क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब गर्मी होगी। अगर हम बात करें किससे, हिल के कंपेयर से देखें, टॉप से। तो अब यहाँ पर जब घाटी में गर्म होगा तो यहाँ से धीरे धीरे जो हवा है वो गर्म होगी, गर्म होकर स्लोप के साथ साथ ऊपर जाएगी, ठीक है। अब वो जैसे जैसे स्लोप के साथ ऊपर जा रही है, हाइट बढ़ रही है, अब वो ठंडी होगी, वो अपने साथ मॉइस्ट फ्लाई है, वो वहां पर जाकर क्या होगी, कंडेंस होगी और फिर उसके बाद बारिश आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये वाली जो रेनफॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक। तो पहाड़ों पर जो भी आप बारिश देखते हो ये होती है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड की हम बात करें तो साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। आपको याद है अभी हम वहां पर जो सब पोलर रीजन है उसमें पढ़ के आए थे, जो पोलर की तरफ से, देखो यहाँ पर एक मिनट दिखा देती हूँ मैं। जब हमने यहाँ पर देखा था ना सब पोलर, यहाँ पर जो पोल्स है, तो पोल की तरफ से क्या आ रहा था, जो है कोल्ड एयर मास आ रहा है, और यहाँ सब ट्रॉपिकल से क्या जा रहा है, हॉट एयर मास जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जब ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना फ्रंट्स बनते हैं, साइक्लोनिक वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे साइक्लोनिक रेन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करें तो ये वाली जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ये कब होती है, जब कोल्ड एयर मासेस और वार्म एयर मासेस, ठीक है, आपस में मिल जाते हैं, तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। सो आई होप आपको अब ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार अभी यहाँ पर ऐसे पढ़ा है, ठीक है। एक बार क्या है कि आपने मेंटर के थ्रू पढ़ लिया, फिर दूसरी बार जो रीडिंग करा करो वो अपनी बुक में खुद से करा करो, एंड देन तीसरी रीडिंग एक बार एग्जाम टाइम पे भी किया करो, ठीक है। तो वो परमानेंटली फिट हो जाती हैं चीज़ें माइंड में और समझ में भी आती हैं, मतलब ना कि फिर वो एक ही है कि आपने किसी और के नोट्स लिए कुछ लिया तो वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप साथ साथ में पढ़ोगे, एक बार मेंटर की हेल्प से आपने पढ़ लिया, आपको पता चला कि ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है, देन आप अपनी रीडिंग करो, एंड देन फिर थर्ड रीडिंग एक एग्जाम टाइम पे करो। ओके, सो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब्स हेल्प करते हैं टू मोटिवेट टू डू मोर थिंग्स, टू पुट मोर एफर्ट्स। थैंक यू।